चला रहे ना ऊपर से ही। नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज। 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का चुनावी रण जाटलैंड से निकलकर यादवलैंड के एंटर कर चुका है। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट और मुस्लिम बेल्ट से निकलकर बुंदेलखंड में एंटर कर चुका है। यादवलैंड को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? बुंदेलखंड में पानी की कमी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की तैयारी क्या है, यह भी मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। चुनाव के बीच लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र जेल से बाहर आ गया है। चुनाव के बीच आशीष मिश्रा की रिहाई के सियासी मायने क्या हैं, यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक करके सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर दहशतगर्दों का सफाया किया। सेना के शौर्य पर गर्व करने की बजाय सियासत करने वालों की लिस्ट में कुछ नाम भी जुड़ गए हैं। मैं आपको सर्जिकल स्ट्राइक की सियासत करने वालों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 16 फरवरी को यानी कल ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने वाली है। कोई और नहीं, यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया को बता चुके हैं। हालांकि रूस अभी भी इनकार कर रहा है, लेकिन ऐसा होता है तो यकीन मानिए यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। राजधानी दिल्ली की आवाज में देश तक पहुंचाता हूं और देश के कोने कोने की आवाज में दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज में आम लोगों तक पहुंचाता हूं और आम लोगों की आवाज में हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मेरी आवाज, आपकी आवाज, यही तो है राष्ट्र की आवाज। उत्तर प्रदेश में चुनावी चक्रव्यूह के 2 चरण पार हो चुके हैं और अब बारी 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण की है। तीसरे चरण की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए सियासी समर और ज्यादा तेज हो गया है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि जाटलैंड और रुहेलखंड के बाद अब बात बुंदेलखंड और यादवलैंड की बारी है। पिछली बार तो बीजेपी ने यादवलैंड में सेंधमारी लगा ली थी, लेकिन इस बार यादवलैंड में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने सियासी दांव में यादवलैंड में सबको चौंका दिया है, लेकिन यादव समुदाय का योद्धा कौन होगा, इस पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर है। क्या बीजेपी मिशन 2022 में जसवंत नगर और करहल के किले में सेंध लगा पाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ लेकिन सैफई खानदान का ही विकास। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। जाटलैंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में यादवलैंड की बारी करीब आ गई है। तीसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में वोट डाले जाने हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत इलाका इटावा और मैनपुरी भी शामिल है। मैनपुरी जिले की बात करें तो
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। करहल को समाजवादी पार्टी का सबसे महफूज किला माना जाता है। बावजूद इसके बीजेपी के एक दाव ने करहल सीट पर पेच फंसा दिया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इटावा की बात करें तो पिछली बार बीजेपी ने 3 में से 2 सीट जीती थी, लेकिन जसवंत नगर सीट पर कमल नहीं खिल सका था। इस बार भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से शिवपाल यादव ही मैदान में हैं। शिवपाल यादव यूपी की सियासत के पक्के खिलाड़ी हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके सामने एक ऐसे चेहरे को टिकट दे दिया है जो पहली बार चुनावी मैदान में है। विवेक शाक्य संगठन की सियासत करते थे, लेकिन इस बार जसवंत नगर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी उनके युवा कंधों पर है। बीजेपी जानती है कि अगर मैनपुरी और इटावा में 2017 जैसी हवा चल गई तो सत्ता की लड़ाई काफी आसान हो जाएगी। लिहाजा सीएम योगी ने घर में घुसकर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। कभी आपने देखा होगा, कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे। लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। और पूरी योजना समाजवादी पार्टी ने बना दी है। लेकिन हम तय कर सकते हैं, जसवंत नगर से विवेक शाक्य ही विधायक बनेंगे, यह तय हो चुका है। मैनपुरी और इटावा जिले यादव बहुल्य हैं, लिहाजा दोनों जिलों की विधानसभा सीटों पर साइकिल खूब तेज दौड़ती है। लेकिन दोनों जिलों की कुल 7 सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी ने मैनपुरी में 1 और इटावा में 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी की कोशिश है कि इस आंकड़े को और सुधारा जाए। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि घर में हुए नुकसान की भरपाई के साथ साथ लखनऊ तक साइकिल पहुंचा दी जाए। बीजेपी ने घर में घुसकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो समाजवादी पार्टी ने उस इलाके को चुना जहां पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बुंदेलखंड में 20 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और उससे पहले बुंदेलखंड की धरती से समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर बुंदेलखंड की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बाबा मुख्यमंत्री ने बताओ, बिजली का बिल भेज करके आपको करंट मारा क्या नहीं मारा? जब भी बिल आता होगा बिजली का तो आपको करंट लगता है क्या नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। जैसे 300 यूनिट की बात की, बाबा मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बुंदेलखंड की सियासत में पानी की कमी का मुद्दा दशकों से बना हुआ है। योगी सरकार का दावा है कि पिछले 5 सालों में बुंदेलखंड को पानी की कमी से निजात दिलाने के लिए जितना काम किया गया उतना पिछली सरकारों ने सोचा भी नहीं होगा। बुंदेलखंड की जनता इन दावों से कितना इत्तेफाक रखती है, इसकी पड़ताल भी न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर की। भारतीय जनता पार्टी की जब पहली ही कैबिनेट की बैठक हुई तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया, जल की व्यवस्था की गई, अन्ना पशुओं के लिए व्यवस्था की गई। तीसरे चरण की लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यादवलैंड और बुंदेलखंड की जनता की बारी है। 20 फरवरी को कुल 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और इससे पहले सियासी समर में जुबानी युद्ध और तेज हो गया है। दावों और वादों का दौर चल रहा है। अपनी सरकार की बढ़ाई और दूसरे दल में खोट सियासी चश्मे से सबको दिख रहा है, लेकिन लोकतंत्र के त्योहार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जनता पर है।
जो ऐसे दल को सत्ता की जिम्मेदारी सौंपे जो प्रदेश में अमन चैन को बरकरार रखे और विकास की बयार के साथ साथ युवाओं के रोजगार का भी ख्याल रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के बीच आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई हो गई है। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा चुनाव से ऐन पहले सलाखों से बाहर आ गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लखीमपुर कांड में कुल 8 लोगों की जान गई थी, जिनमें 4 किसान थे, 3 बीजेपी के कार्यकर्ता और 1 पत्रकार भाई शामिल था। 8 लोगों की जान चली गई, लेकिन आशीष मिश्रा महज 4 महीने जेल से बाहर आ गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आशीष मिश्रा को जमानत तो अदालत से मिली है, लेकिन इस पर सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है तो बीजेपी कोर्ट की कार्रवाई का हवाला दे रही है। 23 फरवरी को लखीमपुर खीरी में वोटिंग होनी है। क्या इस जमानत का असर वोटिंग पे पड़ेगा या साल 2017 में बीजेपी वाला प्रदर्शन दोहराएगी? यह आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने यूपी की सियासत में और तड़का लगा दिया। आशीष मिश्रा रिहा। लखीमपुर के तुकीनिया हिंसा कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ गया है। आशीष मिश्रा पर पिछले साल 3 अक्टूबर को किसानों को कुचलने का आरोप है और इसी आरोप में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को जेल भेजा गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर इंडियन पैनल कोड की धारा 302 हत्या, 307 हत्या की कोशिश, 326 घातक हथियार से हमला, ग्रुप बनाकर एक जैसे अंजाम के लिए हमला, 120 भी आपराधिक साजिश और 39 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। बावजूद इसके आशीष मिश्रा महज 4 महीने में कोर्ट से बाहर आ गया। आशीष मिश्रा मोनू के खिलाफ जो चार्जशीट न्यायालय में फाइल की गई वो गलत तथ्यों के आधार पर फाइल की गई। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई प्रिमा फेसाई एविडेंस नहीं पाई गई, कोई सबूत ऐसे नहीं पाए गए कि घटना वाले दिन घटना स्थल पर आशीष मिश्रा मोनू मौजूद थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। इसी आधार पर उनकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा स्वीकार की गई। शर्तें रखी गई हैं, शर्तें हैं, शर्तों में हर बेल ऑर्डर में शर्त रहती है, कंडीशंस इम्पोज होती हैं कि आप जब भी मुकदमा चलेगा तो उसमें आप सहयोग करेंगे, प्रत्येक तिथि पे हाजिर होंगे, गवाहों को धमकाएंगे नहीं, उनको डराएंगे नहीं और पूरी न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को वैसे जमानत तो हाई कोर्ट की लखनऊ की बेंच से मिली है, लेकिन चूंकि माहौल चुनावी है लिहाजा विरोधियों को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। देखिए, लोकतंत्र और संविधान के लिए आज एक काला दिन है जब उत्तर प्रदेश में किसानों के हत्यारे वो आज जमानत पर रिहा हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार की कोर्ट में लचर पैरवी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में आरोपी को बचाने का काम किया, तो जो तथ्यों को रखना चाहिए था कोर्ट में उन तथ्यों को रखा नहीं। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो जाने वाली सरकार है उसको जनता कभी भी माफ नहीं करेगी और दोबारा उत्तर प्रदेश में किसान विरोधी सरकार बनने अब नहीं जा रही। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। पिछली बार बीजेपी का कमल पूरे जिले में खिला था, लेकिन इस बार तुकीनिया कांड की वजह से बीजेपी को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में आशीष मिश्रा को मिली जमानत ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
के अधिकारी जब तक सलूट मारते रहेंगे तो क्रोध तो छूट जाता है। अड़गी नुक्ते के हेर फेर से ही खुदा जुदा बढ़ जाता है। नुक्ता अगर ऊपर लग गया खुदा बढ़ गया, नीचे लग गया जुदा बढ़ गया। अब कौन नुक्ते को देखा भाई। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कुचला गया पूरे देश ने देखा। उसके बाद जो हिंसा हुई वो भी देश ने देखी। 4 किसान, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की जान इस पूरे विवाद में चली गई। लखीमपुर खीरी कांड का मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन आशीष मिश्रा को मिली जमानत चुनावी समर में सियासत का सबब बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और फिलहाल रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जो वापस आऊंगा, पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होगी। ऐसे में सियासी सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। दिग्गजों का जमावड़ा हो रहा है। सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी तो आज का दिन कांग्रेस के नाम रहा। राहुल गांधी ने पटियाला से चुनाव वार किया तो प्रियंका गांधी ने अमृतसर में रोड शो के जरिए खूब प्रचार किया। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, कल रविदास जयंती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित रविदास मंदिर जाएंगे। दिल्ली सरकार ने रविदास जयंती की छुट्टी का ऐलान कर दिया। पंजाब में रविदास जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग पंजाब में रहते हैं। हर तीसरा वोटर दलित है। ऐसे में रविदास जयंती को अहम माना जा रहा है। रविदास जयंती की वजह से पंजाब में वोटिंग की तारीख बदली गई। 117 में से 98 विधानसभा सीटों पर दलितों की संख्या बहुत अच्छी खासी है और पंजाब में दलित वोट का दम इस बार अलग अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। पंजाब की धरती पर दिग्गजों का जमावड़ा जमने लगा है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पंजाब में चुनाव प्रचार किया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन पंजाब में अपनी पार्टी की सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पटियाला के राजपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के लोग आते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, कहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ड्रग्स के खिलाफ इंस्टीट्यूट खोलेंगे। अरे भैया, आपकी सरकार नहीं आने वाली है, टाइम जाया क्यों कर रहे हो आप? राहुल ही नहीं, प्रियंका भी पंजाब चुनाव में पूरा जोर लगा रही हैं। पंजाब के रूपनगर में प्रियंका ने सीएम चन्नी के साथ रोड शो किया। ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली निकाली। रोड शो में उमड़ी भीड़ से प्रियंका गांधी काफी उत्साहित दिखी। पंजाब के लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो आपके सामने है उसे ठीक से पहचानो। आप में बहुत विवेक है, बहुत समझदारी है, उस समझदारी का इस्तेमाल करो। आपके सामने भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता दोनों एक पिसाब में खेलने वाले नेता हैं, एक जैसे हैं दोनों। कांग्रेस पंजाब में जमकर पसीना बहा रही है, लेकिन इस बीच पंजाब में हाथ और कमजोर हो गया है। पार्टी के कद्दावर नेता और गांधी परिवार के नजदीकी पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। केवल पंजाब ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। यहाँ जब कांग्रेस के लोग आएंगे ना तो उनसे पूछना कि 1984 में जब दंगे हुए थे, जिस दंगों में हमारे सिख भाई मारे गए थे,
तो उस समय कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा था? कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। किसी ने सुन नहीं ली उन विधवा बहनों की, किसी ने सुन नहीं ली उन बेचारे नाथ बच्चों की जिन्होंने अपने सामने अपने पिता को जलते देखा, जिन्होंने अपने सामने आंखों के सामने अपने पिता की अंतिम सांस तक देखा, उनको मरते हुए देखा। मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिनका नियंत्रण अपनी सरकार पर है ही नहीं। माने बिना सैनिकों वाला कोई सेनापति जैसे होता है, वही हालत हमारे यहां के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की हो गई है। बिना सैनिकों वाले सेनापति, लगता है इन्हें किसी का समर्थन प्राप्त नहीं है। कांग्रेस आपस में झगड़ रही है, लड़ रही है। गांव बसा नहीं कि लुटेरे सक्रिय हो गए। जनवरी में पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला अब पंजाब विधानसभा चुनाव में भी उठ खड़ा हुआ है। पीएम सिक्योरिटी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को घेर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पीएम सिक्योरिटी के मुद्दे से खासकर हिंदुओं के मन में आंतरिक सुरक्षा को लेकर डर फैल गया है। केजरीवाल ने चुनाव से पहले पंजाब में टिफिन बम मिलने, बॉर्डर पार से ड्रोन आने के मुद्दे को उठाया। केजरीवाल ने कहा कि हम पंजाब के सभी 3 करोड़ लोगों को भरोसा देते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उनकी सुरक्षा की चिंता हमारी होगी। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर पंजाब के अंदर कई सारी घटनाएं घटी हैं, जगह जगह टिफिन बॉम्ब मिल रहे हैं, जगह जगह बॉर्डर से ड्रोन्स आते हैं, लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बेअदबी की घटनाएं हो गई। मैं आज पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को भी, सिख समाज को भी, क्रिश्चियंस को भी, मुस्लिम्स को भी, सभी जाति के लोगों के, सभी धर्मों के लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। पंजाब चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है क्योंकि 2022 का चुनाव 71 साल पहले की याद दिलाता है। 1951 के बाद ये पहली बार है जब दलित वोटर्स एक दलित मुख्यमंत्री के पक्ष में झुक सकते हैं। दरअसल पंजाब में हर तीसरा वोटर दलित है। ऐसे में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कई पार्टियों के लिए चुनौती बन गए हैं क्योंकि पंजाब में दलित वोट बैंक का दम। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीट, 117 में से 34 सीटें एससी के लिए आरक्षित, 58 सीटों पर 20 से 49% मतदान, आरक्षित 34 सीटों में से 8 पर 40% से ज्यादा वोटर, अनारक्षित 83 सीटों में से 25 पर दलितों की संख्या काफी, 25 सीटों पर 30 से 43% के बीच दलित वोट बैंक, 21 सीटों में दलित वोटर्स 25 से 29% के बीच, 17 सीटों में दलित मतदाता 20 से 24% के बीच। पंजाब में 5 राज्यों के साथ चुनाव हो रहे हैं और एक ही चरण में 20 फरवरी को वोटिंग होगी। इसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर लगा रही हैं, लेकिन सारा दरोमदार दलित वोटर्स पर टिका है। यही वजह है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को थोड़ी बढ़त मिलती दिख रही है क्योंकि सीएम चन्नी रामदासिया समाज से आते हैं और इनकी जाति की आबादी करीब 42% है। दुआबा की सभी 25 सीटों पर उनका दबदबा है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो दलित वोटर्स पंजाब के किंग साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हिजाब पर हंगामे का दौर लगातार जारी है। कल 5वें दिन बाद स्कूल खुले तो कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा हुआ। आज फिर कर्नाटक के शिवमोगा में एक ऐसा ही कुछ देखने को मामला मिला। हिजाब पहनी एक छात्रा को जब स्कूल प्रशासन ने हिजाब हटाने के लिए कहा तो उस लड़की ने परीक्षा में बैठने से साफ इनकार कर दिया। परीक्षा छोड़कर छात्रा घर वापस लौट गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर हिजाब विवाद पर सुनवाई हुई है। करीब 2.5 घंटे तक चली सुनवाई में रुद्राक्ष और कई देशों के अलग अलग उदाहरण दिए गए।
लेकिन कोई आखिरी फैसला नहीं हो सका। हिजाब पर हंगामों का दौर जारी है। सोमवार को कर्नाटका में स्कूल खुले तो हंगामा और बढ़ गया। मुस्लिम छात्राएं स्कूल में हिजाब पहने पहुंची, लेकिन स्कूल प्रशासन ने हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी तो नहीं दी, जिस पर छात्रों और उनके पेरेंट्स ने स्कूल में हंगामा किया। स्कूल टीचर्स के साथ बहसबाजी की। मंगलवार को भी ऐसा ही कुछ कर्नाटका के शिवमोगा में दिखा। स्कूल ने हिजाब हटाकर आने को कहा तो उस लड़की ने परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। लड़की का कहना था कि वो बचपन से ही हिजाब पहनती आ रही है और किसी भी कीमत पर उसे हटा नहीं सकती। इस बीच हिजाब विवाद में एक बार फिर कर्नाटका हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की 3 सदस्यीय फुल बेंच ने हिजाब मामले में सुनवाई की। हाई कोर्ट में सीनियर वकील देवदत्त कामत ने कुंडापुरा कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स की अर्जी पर पैरवी की। चीफ जस्टिस, आपके मामले में छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील, उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जस्टिस दीक्षित, निष्कासन प्रदेश की अनुमति न देने से अलग है। याचिकाकर्ता के वकील, शिक्षा अधिनियम में किसी छात्र को ड्रेस का पालन नहीं करने पर निष्कासित करने का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील, अगर सिर पर स्कार्फ पहनने के लिए छूट दी जाती है तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के जैसा होगा? याचिकाकर्ता के वकील, राज्य का कहना है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हम तुर्की के सैनिक नहीं हैं, तो सभी धर्मों को मान्यता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अगर कोई धार्मिक प्रथा घृणित है तो राज्य नैतिकता के आधार पर उसे रोक सकता है, लेकिन यह मामला अलग है। सिर पर स्कार्फ पहनने से कोई नुकसान नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता के वकील, अगर राज्य कहता है कोई सिर पर दुपट्टा पहनता है तो गलत होगा, तो हम उसकी अनुमति नहीं दे सकते। यह एक अनुचित तर्क है। याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने दक्षिण अफ्रीका में 2004 के सोनाली पिल्ले बनाम डरबन गर्ल्स हाई स्कूल केस का जिक्र किया, जहां स्कूल ने लड़कियों को नाक में नथ पहनने की अनुमति नहीं दी थी। स्कूल का तर्क था कि यह स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। कर्नाटका हिजाब मामले में मंगलवार को भी हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया। बेंच ने सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी है। हालांकि मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से चुनावी राज्यों में हिजाब विवाद से फायदा उठाने का आरोप भी लगाया और सुनवाई मार्च के बाद करने की गुजारिश की, लेकिन कोर्ट ने उल्टे वकील को फटकार लगाई और कहा कि यह चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है, हमसे जुड़ा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और एक तरफ कर्नाटक से उठे हिजाब मामले को लेकर कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार हो रहा है, तो दूसरी तरफ हिजाब को लेकर देश के अलग अलग कोनों में हंगामा मचा हुआ है। गुरुग्राम में बुर्का पहने एक महिला ने टैक्सी चालक को चाकू मार दिया। इतना ही नहीं, इस महिला ने हिदायत में लेने के दौरान भी, हिरासत में लेने के बाद भी पुलिसकर्मी पर हमला बोला है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस महिला ने टैक्सी ड्राइवर और पुलिस से बदसलूकी करने वाली महिला मिस्र की रहने वाली है। बुर्का पहनने वाली महिला के हाथ में चाकू था और जैसे ही टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंची उसने हमला कर दिया। हंगामा मचाने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन हद तो उस वक्त हो गई जब विदेशी महिला ने महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी कर दी। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। यह मिस्र की महिला है जो महिला पुलिसकर्मी पर हाथ उठा रही है और उसके बाद में वापस महिला पुलिसकर्मी उसका जवाब दे रही है। अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि महिला ने टैक्सी चालक पर चाकू से हमला क्यों किया। फिलहाल महिला पुलिस हिरासत में है और मामले की सच्चाई जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। अट्ठाईस और 29 सितंबर साल 2016 भारत के लिए गर्व का दिन है।
देश के शूरवीरों ने पीओके में घुसकर पाकिस्तान को जो मजा चखाया, इमरान खान के पालतू आतंकवादियों को मजा चखाया, दहशतगर्दों के ठिकानों को ध्वस्त कर कई दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। 29 सितंबर साल 2016 को भारतीय सेना ने जब इसकी घोषणा की तो देश को फक्र हुआ, देश के लोगों ने जवानों की जय जयकार की। तब से लेकर आज तक विपक्ष के कई बड़े नेता सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जवानों के शौर्य को क्यों धूमिल करते हो आप? सर्जिकल स्ट्राइक पर बार बार सवाल क्यों उठाते हो आप? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को जायज ठहराया है। केसीआर के इस बयान पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई। 28 सितंबर 2016 ये वो रात थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के साथी नए भारत की पटकथा लिख रहे थे। पूरा देश तो सो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में गहमा गहमी थी। भारत के जाबाज जवान पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह कर रहे थे। कई दहशतगर्दों को जहन्नुम में पहुंचा दिया था और 29 सितंबर को दुनिया ने यह जान लिया था कि नए भारत का सूर्योदय हो चुका है। यह नया भारत ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले भी देशवासियों के मन में सेना के लिए बहुत सम्मान था और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो सेना रियल हीरो भी बन गई। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का सबक आज तक याद है, लेकिन हमारे देश के कुछ नेता इस पर ही सवाल उठाते हैं। सियासत चमकाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। अब इस फेहरिस्त में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का नाम जुड़ गया। के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy, you are not a monarch. You are not a king. केसीआर के इस बयान के बाद बीजेपी नेता ने चौतरफा प्रहार किया। बीजेपी नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले केसीआर पर देशद्रोह की तोहमत लगा दी। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भारतीय सेना को कमजोर करने के लिए देशद्रोही की तरह बात कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो पाकिस्तान और चीन के एजेंट हैं, वे तेलंगाना की भूमि पर रहने के लायक नहीं हैं। मुख्यमंत्री केसीआर ने भारतीय सेना का अपमान किया है और इससे पूरा देश शर्मसार है। आप कांग्रेसियों की लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। सीएम की टिप्पणी ने लोगों को काफी नाराज कर दिया है, लोगों का खून खौल रहा है। वहीं केंद्र और अब से कुछ घंटे के बाद किसी भी वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो सकती है, यह दावा अमेरिका करता है। अब यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया को बता रहे हैं और अमेरिका, चीन जैसे दुनिया की ताकतवर देश जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के पीछे लामबंद हो रहे हैं, संकेत साफ है। अगर यूक्रेन और रूस के बीच अब से कुछ घंटों के बाद युद्ध होता है तो यह युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा और इसी के साथ
16 फरवरी के ऐतिहासिक तारीख में बदल जाएगी। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि युग के खतरे को देखते हुए यूक्रेन में भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे तकरीबन 20,000 छात्रों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा गया है। और इस मामले में एक और ताजा अपडेट आया है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा से अपने कुछ सैनिकों की वापसी की बात भी कही है। रूस ने जंग से इनकार भी किया है, लेकिन अमेरिका और नाटो देश इससे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी अपनी तरफ से सभी अब से कुछ घंटों के बाद एक विश्व युद्ध की शुरुआत होती आपको नजर आ सकती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।